দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 4 उसके बाद 5 गैप में रख के मैंने 6th नंबर करवाया है। तो इसके बाद हम लोग 5 नंबर पहले कर सकते हैं या फिर 7th, कोई भी एक कर सकते हैं। एक काम करते हैं 7th वाला कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड 2 नोट्स लिखवाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पहले इलास्ट्रेशन जो है 7 नंबर कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, सी लिमिटेड हैड 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। सी लिमिटेड के पास 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच वाला फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप होगा तभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो ये पहले से ही फुल्ली पेड अप है तब ठीक है। हम लोग रिडीम करना चाहे तो कर सकते हैं। रिडेम्पशन होगा प्रीमियम में 10%, तो इसका मतलब 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज जो है रिडेम्पशन प्राइस होगा। ये था हम लोग का इशू प्राइस। अच्छा, इट वाज डिसाइडेड बाय कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट पार 1000 14% डिवेंचर ऑफ 100 each। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है और डिवेंचर इशू किया है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो भी इशू हुआ है वो फुल्ली सब्सक्राइब है, इक्विटी शेयर और डिवेंचर, एंड ऑल अमाउंट वे रिसीव्ड इन फुल, मतलब कैश मिल चुका है पूरा, कुछ भी बाकी नहीं है। द पेमेंट वाज ड्यूली मेड। अच्छा, पेमेंट कर दिया है जिन्होंने शेयर और डिवेंचर लिया है। द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बुक्स में हम लोग को जर्नल एंट्री दिखाना है। अच्छा, सबसे पहला बात है कि हम लोगों ने 3 मेथड देखा था प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का। या तो हम लोग सीआरआर क्रिएट करके कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है नया कोई शेयर इशू कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें अगर सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो ये 3 मेथड हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है, ठीक है, 10 रुपीज का 25,000। तो सबसे पहला बात है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नॉमिनल प्रोसीड्स फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले यही चेक कर लेना चाहिए हम लोग को। तो ये देखो इलास्ट्रेशन 7, इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे प्रोसीड्स, ऐसे लिखते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 100, ठीक है, 3000 इंटू 100, ये नॉमिनल वैल्यू होगा, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू, ये प्रीमियम नहीं लेना है हम लोग को, नॉमिनल वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू होता है। तो ये हो गया, तो ये हम लोग का हो गया 3 लाख। अच्छा, अब ये रिडेम्पशन जो हम लोग करेंगे इसमें हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस का यूज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि फ्रेश इशू अगर कुछ होगा तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रेश इशू ना हमें बता ही दिया है कि फ्रेश इशू कंपनी कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्री रिजर्व से सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब सीआरआर क्रिएट क्यों करना पड़ेगा, ये कंफर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन 3 लाख है। तो अगर सिर्फ शेयर इशू से हमारा सफिशिएंट नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर इशू करके कितना आ रहा है 25,000 इंटू 10 यानी 2,50,000, जो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीआरआर का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला पॉइंट भी हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू होना चाहिए हम लोग का हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ये नोन है, 25,000 शेयर्स 10 रुपीज करके, नॉमिनल वैल्यू भी नोन फिगर है, तो 3 लाख। तो सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 2,50,000 इक्वल टू 3 लाख।
CRR इक्वल 3 लाख माइनस 2,50,000, यानी कि CRR क्रिएट करना पड़ेगा 50,000 का, ये कंफर्म हो गया। और CRR क्यों लेना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का जो है प्रोसीड्स जो है वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन के साथ एक्ट पर नहीं हो रहा है। अगर ये 3 लाख होता तब CRR का जरूरत नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवेंचर को यहाँ नहीं लेना है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो तो डिवेंचर से भी आ रहा है, इक्विटी से भी आ रहा है, लेकिन हम लोग को डिवेंचर नहीं लेना है कभी भी, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो बोला हुआ था in the redemption, in case of redemption of preference share, when the company choose the option of fresh issue, such fresh issue should be issue of shares. Fresh issue will not include in issue of debenture. तो प्रोसीड्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कभी भी डिवेंचर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर अगर कंपनी इशू कर रहा है कर सकता है, बट उसे रिडेम्पशन के लिए यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, और दूसरा बात है कि फ्रेश इशू जो भी शेयर होगा वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें उसी तरह का हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का 50,000 आ गया। बस यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फ्रेश इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर इशू हो रहा है 10 रुपीज करके, 2,50,000। सेकेंड, CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, CRR फ्री रिजर्व से क्रिएट होता है। यहाँ पर फ्री रिजर्व के नाम पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक पॉइंट बताया था कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी फ्री रिजर्व में PL होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL लेना पड़ेगा। तो सफिशिएंट है, यानी जितना हमें CRR के लिए चाहिए वो पूरा PL से मिल जाएगा। PL अकाउंट डेबिट टू CRR, CRR क्रिएट हो गया 50,000 का, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि CRR क्रिएट करना पड़ेगा 50,000 का, यहाँ पर हमें पता चला। नेक्स्ट हम लोग रिडेम्पशन करेंगे, तो रिडेम्पशन का एंट्री हो जाएगा 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 12% redeemable preference share capital account debit, 3,000 into 100, 3,000 into 100, 3 lakh. Premium on redemption account debit, premium on redemption account debit 3,000 into, अच्छा प्रीमियम हो जाएगा 10%, यानी 100 का 10% यानी 10 रुपीज, या फिर इस पे 10% लगाएंगे तो भी एक ही बात है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000। अच्छा, नेक्स्ट पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,30,000। अच्छा, अब जो प्रीमियम है, प्रीमियम को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो प्रीमियम को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। नॉर्मली फ्री रिजर्व से होता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी हम लोग यूज कर पाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने नोट लिखा था, अगर सेक्शन 155 वाला कंपनी है तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही लिखवाया था शायद मैंने, देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो दूसरे पेज में चला गया होगा। तो यहाँ पर देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है सब कंपनी यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करते हुए करेंगे, ठीक है। अगर हमें बताएगा कि सेक्शन 155 है तभी यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे PL। वैसे भी यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है, तो PL को यूज कर सकते हैं प्रीमियम का रिडेम्पशन करने के लिए। PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन। 30,000 क्योंकि सफिशियंट अमाउंट है तो हम लोग 30,000 राइट ऑफ हो जाएगा, इसी वजह से 30,000 लिख सकते हैं। और एक डिवेंचर इशू है उसका भी एंट्री कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर 6th नंबर एक एंट्री कर देते हैं। डिवेंचर इशू का एंट्री करना पड़ेगा ये वाला, तो डिवेंचर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, लोन है तो बैंक टू लोन की तरह एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख। ये वाला हो गया। अब हम लोग 5th नंबर वाला पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीक्वेंस में 8th नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 5th नंबर वाला यहाँ पर बोला है कि एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2003। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, एसेट्स में पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3,45,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 18,500, करेंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31,000। अच्छा, ये तो हो गया बैलेंस शीट। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। The share capital of the company consists of 50 each equity share of 2,25,000। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 50 each इक्विटी शेयर है 2,25,000। गुड इवनिंग देखिए। इवनिंग मैम। 2,25,000 and 100 each preference shares of 65,000 issued on 1/4/2001। तो कंपनी ने क्या क्या इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है 65,000 का प्रेफरेंस शेयर्स और 2,25,000 का इक्विटी शेयर। और ये टोटल करने से कितना हो जाएगा, टोटल करने से 65,000 प्लस 2,25,000 2,90,000। वही यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना बन रहा है, ये मिला के 2,90,000। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। तो ये जो रिजर्व सरप्लस है ये सिर्फ पीएल का बैलेंस है, ये चीज हमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए एट ए प्रीमियम ऑफ 10% द कंपनी डिसाइड। अब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने डिसाइड क्या किया है, क्योंकि देखो कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अब मतलब पैसा अवेलेबल होगा तभी ना वो शेयर रिडीम कर पाएगा प्रेफरेंस शेयर। अब पैसा कहाँ से आएगा, या तो सेविंग्स यानी जो रिजर्व सरप्लस है उसको सीआरआर में ट्रांसफर करके कर सकता है, या फिर जो कोई फ्रेश इशू कर सकता है, मतलब ओनर्स इक्विटी जो होगा, ठीक है, फ्रेश इशू से पैसा ले सकता है, या इन्वेस्टमेंट बेच सकता है, जैसे एसेट बेच सकता है। तो ये देखो टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट, तो पहले 15,000 इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 15,000 तो ठीक है। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। बोल रहा है कि जो रिडेम्पशन है उसको फाइनेंस करने के लिए कंपनी के बैंक बैलेंस में 12,000 रुपीज को रख के, मतलब 12,000 रखना है, बाकी अमाउंट को यूज करना है टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर। और सोचा है कि मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करेंगे 50 रुपीज वाला टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। जितना फंड्स का जरूरत होगा उतना फंड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जरूरत के हिसाब से इक्विटी शेयर्स को भी इशू किया जाएगा। 3 ऑप्शन उन्होंने सोच रखा है, एक तो एसेट का सेल, दूसरा जो बैंक बैलेंस है उसमें 12,000 रख के बाकी अमाउंट का यूज करना, तीसरा शेयर इशू करना 50 रुपीज वाला। You are required to pass the necessary journal entries to record the above transaction and prepare the balance sheet as on completion of the above transaction। तो क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है और बैलेंस शीट भी बना के देना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हमें फ्रेश इशू करने का जरूरत होगा, यहाँ पर 3 चीज बोल रखा है, सिर्फ फ्रेश इशू बोला है ऐसा बात नहीं, 3 चीज बोला है। तो हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कितने कैश का अवेलेबिलिटी हमें चाहिए और कितना कैश हमारे पास हो जा रहा है, ठीक है।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग मैम। इलास्ट्रेशन 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व जो है, फ्री रिजर्व कंपनी का जो भी होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं सीआरआर में, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हो सकता है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ये दो वे होता है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा क्या दोनों यूज करना है या फिर कोई एक, और इक्वल हो जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी का नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना होगा, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो है 65,100 वाला, तो ये नॉमिनल वैल्यू ही है। 65,000 जो है ये नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 65,100 रुपीज वाला बोला है, तो 100 जो है वो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है, तो 65,000 हो गया। अच्छा, अब और क्या बोला है, और देखो हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि जो कैश है इसका भी यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें 12,000 रखने के बाद यूज किया जाएगा। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सीआरआर कितने से बनाए और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू से कितना मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए नॉमिनल वैल्यू तो मिल गया, अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, फ्री रिजर्व, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। फ्री रिजर्व प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब चेक करते हैं, यहाँ पर जो भी कंडीशन बोला है उसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला बात ये है कि कंपनी के पास कितना ओपनिंग कैश है, कंपनी के पास कैश अवेलेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। कैश अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, कंपनी के पास कैश है, देखो 31,000, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कंपनी के पास 31,000 कैश है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 31,000। अच्छा, इसके बाद कंपनी को पे कितना करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा रिडम्पशन पे, यहाँ पर चेक करते हैं, कंपनी को रिडम्पशन पे करना पड़ेगा 65,000, तो पे करना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को, और अगर प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम का पैसा भी पे करना पड़ेगा, ये रहा 10% प्रीमियम में बोला है। तो कैश अवेलेबिलिटी चेक करें तो ये 31,000 में से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देगी, यहाँ पर ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। माइनस कर देंगे इससे पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 65,000 प्लस 65,000 का 10%, इतना देना पड़ेगा, ठीक है, 65,000 का 10%। अच्छा, तो उसके लिए कंपनी ने 15,000 का इन्वेस्टमेंट भी बेचा, तो कंपनी के पास 15,000 आ जाएगा। हम लोग कैश देख रहे हैं कितना होगा, 31,000 था, उसमें से ये पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिल रहा है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिल रहा है, ठीक है। हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी लिख सकते थे, ये जस्ट हम रफली करके दिखा रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम लोगों को कितना फ्रेश इशू करना पड़ेगा, ठीक है। जितने पैसे का शॉर्टेज होगा उतना ही ना हम लोग फ्रेश इशू करेंगे, तो वही हम लोग कैलकुलेट करें। तो 31,000 था, ये पेमेंट करना पड़ेगा, 15,000 का जो है इन्वेस्टमेंट बेच के अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हुआ, प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर हम लोग को शेयर इशू करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर इशू कितना करना पड़ेगा वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये सारे पॉइंट होने के बाद यहाँ पर हम लोग का क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस वो हमें क्वेश्चन में बता दिया है। बोल रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन करो क्यों ना, 12,000 जो है कैश बैलेंस बचा हुआ रहना चाहिए, ये बताया है क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पर बोला है कि in order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, company decide to sell investment to finance part of redemption from company's fund, company subject to leaving a bank balance of 12,000 to issue minimum number of equity share। तो इक्विटी शेयर का बात कंपनी ने पहले ही बोल दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, वो भी 50 रुपीज वाला, ठीक है, एक एक शेयर 50 रुपीज वाला। तो कितना इक्विटी शेयर इशू
करना पड़ेगा वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखो कंपनी के पास 31,000 है, लेकिन उसमें से 12,000 कंपनी को रखना है क्लोजिंग बैलेंस में। ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट बेच के आएगा, तो जितना भी शॉर्टेज होगा उतने का ही शेयर इशू करेंगे। अब देखते हैं कितने का शेयर इशू हो रहा है। 31,000 माइनस 65,000 इंटू 10% प्लस 65,000 71,500 प्लस 15,000 प्लस एक्स इक्वल टू 12,000। तो यहाँ से हम लोग एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना होगा 71,500, यहाँ पर ऐसे कर लेते 31,000 माइनस 71,500 प्लस 15,000। तो ये हो गया 25,500 इक्वल टू 12,000। तो x इक्वल टू 12,000 प्लस 25,500। 37,500 x का वैल्यू निकल के आ गया 37,500। इसका मतलब x का वैल्यू 37,500 का मतलब शेयर इशू करके इतने प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्स। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू। तो शेयर इशू करके इतना हमें प्रोसीड्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी कितना सारा शेयर इशू की है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो कंपनी ने कितना सारा शेयर इशू किया है, कैसे पता चलेगा, एक एक शेयर 50 रुपीज का इशू किया ये हमें पता है। अब यही नॉमिनल वैल्यू मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो अलग से कुछ बोला नहीं, टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, तो एक एक शेयर का इशू प्राइस है 50 ईच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 37,500 प्रोसीड्स मिल रहा है 50 रुपीज का शेयर इशू करके। तो एक एक शेयर्स का यहाँ पर कितना सारा शेयर्स हो रहा है, 750 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 750। ठीक है, यहाँ पर यही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हमें क्या लेना पड़ता है, प्रोसीड्स में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोसीड्स में लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो प्रोसीड्स का वैल्यू लेना पड़ता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। ये देखो यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा था, ये देखो, ये देखो प्रोसीड्स मींस नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में 50 रुपीज दे रखा है, वैसे तो शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो लैंग्वेज क्या दिया है, लैंग्वेज दिया है 50 ईच करके ही इशू हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, ये इसका जो है हम लोग यही वाला इशू प्राइस भी मानेंगे क्योंकि एट द रेट ऑफ 10 ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई भी लैंग्वेज ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 शेयर टू रेज द बैलेंस फंड ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, जो बैलेंस फंड जो है रिक्वायरमेंट है उसके लिए शेयर इशू किया गया है, तो 750 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू पता चल गया 750 इंटू 50 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो रहा है, तो ये अमाउंट तो आ रहा है वैसे ही है 37,500। इसका मतलब सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा ये हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सीआरआर कितने का बनेगा, तो सीआरआर जो बनेगा वो हो जाएगा 65,000 और ये कैलकुलेट करने पे होता है 37,500, तो माइनस 37,500 कर लेते, 65,000 माइनस 37,500, तो 27,500 का फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हमें सबसे पहले कैश अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि कंपनी को क्या क्या करना है। क्लोजिंग बैलेंस में 12,000 रखना है, बाकी कैश बैलेंस को यूज कर सकता है, और प्रेफरेंस शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट बेचा जा रहा है 15,000 पे, और फिर बाकी जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया जाएगा। तो इशू निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन इशू करके जो पैसा मिल रहा है वो रिडम्पशन के साथ जो है मैच नहीं कर रहा है, कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है उतने का हम लोग बना लेंगे सीआरआर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल हम लोग को एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एंट्री कैसे होगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एज लिमिटेड।
सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर का एंट्री करें, डायरेक्ट बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। ठीक है, मतलब यहाँ तो हमें बोला नहीं एप्लीकेशन का कितना, अलॉटमेंट का कितना, तो अगर हम लोग एप्लीकेशन बोल के लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि 50 रुपीज कैसे करके पे हुआ इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो रहा है, 37,500, तो 750 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 50, तो ये हो जाएगा 37,500। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इसको हम ये बोल रहे थे कि डायरेक्टली हम लोग चाहे इसमें, लेकिन नरेशन लिखते जाना है तुम लोग को, ठीक है। तो बीइंग शेयर इशूड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो ये एंट्री नहीं लिख के डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते, या फिर ऐसा भी होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पॉइंट भी जोड़ सकते हो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल के, यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगर डायरेक्ट करेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें लिखना पड़ेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, इसमें लिखना पड़ेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रेफरेंस, यहाँ पर देखते हैं शेयर इक्विटी शेयर तो इशू हो गया, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर देंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कौन सा रिडीम होने वाला है, ये वाला 65,000, तो इसमें लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिखा जाता है, ये कैपिटल को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो कैपिटल लिखा जाता है, होल्डर यानी पर्सन्स को देना, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये लाइबिलिटी है, कैंसिल हो रहा है। 65,000 और इसका प्रीमियम 6500, 71,500, ये देखो 71,500 ये पेमेंट करना है, इसका हम लोगों ने ड्यू एंट्री कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेबल टू पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब रिडेम्पशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुआ है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल बताए तो उसका एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा है, 15,000 में बेचा है, टू इन्वेस्टमेंट, अब बेचने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा गया है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट बेचा है, बोल रहा है ऑल, अब इन्वेस्टमेंट था कितने का, इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर ये देखो 18,500 का, जो कि 15,000 में सेल हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे 15,000 थोड़ी ना लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए 18,500 का इन्वेस्टमेंट 15,000 में सेल हो गया, तो सेल होने से प्रॉफिट या लॉस तो होता है, तो इसमें लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है, इतने का चीज इतने में सेल हो गया, मतलब 18,500 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 में सेल होने की वजह से 3,500 का लॉस जनरेट हुआ है। ठीक है, ये वाला लॉस वाला जो इन्वेस्टमेंट का है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पर रिडेम्पशन करने के लिए इक्विटी शेयर इशू किया गया है, वो तो हम लोगों ने एंट्री कर लिया पहले ही, और 12,000 रख देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 12,000 जो है कैश बैलेंस रख के ही कैलकुलेशन किया है, तो जो भी एंट्री हो रहा है उसमें उसका इम्पैक्ट आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सीआरआर जो क्रिएट करना पड़ेगा 27,500 का, उसका एंट्री कर देंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पर जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको राइट ऑफ करेंगे। तो 5th नंबर पे सीआरआर, अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए देखना पड़ेगा कंपनी के पास किस तरीके का फ्री रिजर्व है, तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस में बोला था ये सारा का सारा पीएल ही है 48,000, तो पीएल तो फ्री रिजर्व होता है, तो फ्री रिजर्व आराम से यूज कर सकते, पहले सीआरआर बना लेते हैं, 48,000 में से सीआरआर बनाएंगे, तो पीएल, क्योंकि ये पीएल है, क्वेश्चन में हमें बताया है कि पूरा का पूरा रिजर्व पीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर,
CRR बन रहा है 27,500 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 27,500। अच्छा, बाकी जो है हम लोग को प्रीमियम रिडेम्पशन करने के लिए यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6th नंबर पे, PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, कितना रिडेम्पशन के लिए यूज होगा? रिडेम्पशन के प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए 6,500 चाहिए। क्या हम लोग के पीएल में इतना अवेलेबिलिटी है? चेक कर लेते हैं। पीएल में था 48,000, ठीक है। इसमें से 48,000 में से यूज कितना हुआ है? पहले यूज हुआ है सीआरआर के लिए 27,500, ठीक है। बच कितना रहा है? 20,500। तो उससे आराम से हम लोग 6,500 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 71,500। तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा 71,500, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगा। तो यहाँ पर वो कैश वाला पॉइंट बोला था, वो थोड़ा सा अलग था, समझने वाला था। अब हम लोग को इसमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट ब्रैकेट में आफ्टर रिडेम्पशन, ठीक है। ये शॉर्टकट लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना। बैलेंस शीट को पूरा बैलेंस शीट ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी यहाँ एक बना हुआ है, हम लोग को इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा यहाँ, लेकिन टोटल किया हुआ नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। शायद दोनों साइड मैच नहीं है, मतलब सारे डिटेल्स नहीं होंगे। देख लेते हैं टोटल मैच होता है कि नहीं। 2,90,000 प्लस 48,000 प्लस 56,500, तो ये हो रहा है 3,94,500। 3,94,500 माइनस, यहाँ पर चेक करते हैं, 3,45,000 माइनस 18,500 माइनस, हाँ ठीक है, मैच हो रहा है। 3,94,500, तो बैलेंस शीट मैच किया हुआ है, यहाँ टोटल नहीं किया हुआ है। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा रिडेम्पशन के बाद जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो रिडेम्पशन के बाद क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर हट जाएगा। शेयर कैपिटल में जो 2,90,000 है वो तो प्रेफरेंस और इक्विटी को मिक्सड अप करके किया हुआ है, तो वहां से हम लोग का प्रेफरेंस शेयर जो है वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का वही वाला फॉलो करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये दोनों ही लिखेंगे। फिर करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा इसके बाद। और नेक्स्ट एसेट लिखेंगे। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो एसेट्स इसमें लिखना पड़ेगा नॉन करेंट एसेट, ये लिखना पड़ता है। वैसे ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से पहले आता है नॉन करेंट एसेट, उसमें फिक्स्ड एसेट, ओ एक्चुअली फिक्स्ड एसेट नहीं, सॉरी, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट मत लिखो, फिक्स्ड एसेट का नाम अभी हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करेंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ये सब में हमें देना पड़ेगा नंबर, जैसे शेयर कैपिटल में नंबर 1, रिजर्व सरप्लस नंबर 2, फिर नंबर 3, उसके बाद 4, यहाँ पर 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहला नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या बचा है, सिर्फ इक्विटी बचा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो चुका है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम लोग, और नया कुछ इशू भी हुआ है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, पहले था 2,25,000, पहले था यहाँ पर 2,25,000 पहले से ही था, प्लस अभी करेंटली जो शेयर इशू हुआ है उससे हमें कितना मिला है, 37,500 इक्विटी शेयर कैपिटल बना है। एंट्री से ही पता चल रहा है 37,500 का इक्विटी शेयर कैपिटल बना है। तो 2,25,000 प्लस 37,500 माइनस कैसे, 2,25,000 प्लस 37,500, 2,62,500। ये हो गया हम लोग का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट्स बनेगा। तो रिजर्व सरप्लस पे यहाँ पर बना था क्या, पीएल था 48,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैं बता दिया था कि ये पीएल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000, इससे लेस कर देंगे ट्रांसफर, ये ट्रांसफर लिखा है मैंने T/F, ट्रांसफर टू CRR लेस यूज इन प्रीमियम रिडेम्पशन। सीआरआर में कितना ट्रांसफर हुआ है, सीआरआर में ट्रांसफर यहाँ से देखने से ही पता चलेगा, पीएल डेबिट हुआ है यहाँ पर 27,500 और यहाँ पर 6,500, 27,500 और 6,500। तो यहाँ पर लिखते हैं 27,500 और 6,500, और इन्वेस्टमेंट बेच के जो लॉस हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लॉस हुआ है कितना, 3,500, 3,500। अच्छा, तो ये माइनस होने से पीएल का बैलेंस पता चल जाएगा। पीएल में था 48,000, फिर सीआरआर में ट्रांसफर हुआ 27,500, फिर रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन पे यूज हुआ 6,500, और लॉस होने के वजह से 3,500 का वैल्यू डिडक्ट हो गया, यानी 10,500। ये पीएल का बैलेंस है। और एक नया जो रिजर्व सरप्लस क्रिएट हुआ है उसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना होगा, यही वाला वैल्यू होगा। मतलब इसमें होता क्या है, रिजर्व, फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर करना है ब्लॉक करने के लिए, है ना। तो ये ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर हो गया 38,000। तो 38,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ये वाला अमाउंट जो ट्रांसफर है यहाँ से डिडक्ट होकर यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो 38,000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये लिख देते हैं दोनों, यहाँ लिख दिया मैंने 38,000, और ये आया 2,62,500,
और करेंट लाइबिलिटी में जो ट्रेड पेबल है, करंट लाइबिलिटी में जो ट्रेड पेबल है वो है 56,500। इसका नोट्स बनाए बिना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। चेंजेस होने से नोट दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कैलकुलेशन करके अब दिखा नहीं सकते हैं जो फॉर्मेट अभी करेंटली चल रहा है उस पे। तो 56,500 यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये नोट्स नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से मेरा 3 हट गया है, तो ये 3 और 4 हो जाना चाहिए। टोटल करते हैं, देखते कितना आया। 2,62,500 प्लस 38,000 प्लस 56,500, 3,57,000 आ रहा है। 3,57,000 टोटल। अच्छा, अब पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका देखते हैं। इसका भी नोट्स बनाने का जरूरत नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि ये भी हम लोग यहाँ से देख के ही लिख लेंगे। 3,45,000, कोई चेंजेस तो है नहीं कि इसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर कुछ एडिशन डिलीशन होता है तो नोट्स बनाना जरूरी होता है। और अगर इसके अंदर मान लो कि जैसे दिया हुआ है फर्नीचर, उसके बाद बिल्डिंग, लैंड, इस तरीके से अगर न्यूमरस आइटम्स होते, ठीक है, या फिर मल्टीपल आइटम्स होते, तो हमें नोट्स बनाना जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बता दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे 3,45,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो है यहाँ पर कितना होगा, ये 12,000 होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था ना कि क्लोजिंग बैलेंस 12,000 होना चाहिए। लेकिन ये 12,000 कैसे हुआ वो कैलकुलेशन हम लोग करके दिखा देंगे। बेसिकली यही वाला कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है ना, तो इसका नोट बनना जरूरी है। तो हम नोट नंबर 3 बना के दिखा देते हैं। नोट 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस था 31,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। से इन्वेस्टमेंट बेच के 15,000 आएगा। अच्छा, फिर ऐड कर देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब ये नहीं है कि हमें कैश जो इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर लेना है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब कैश ही होता है कि बेच के जो आया, सिर्फ वो हमें इस इक्वेशन पे फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब जो मैंने बताया वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोसीड्स का मतलब हमेशा कैश ही होता है। तो शेयर इशू करके कितना आ रहा है, 37,500, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 37,500। अच्छा, और लेस कर देंगे पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना हम लोगों ने पे किया है, तो पे किया है 71,500। ये देखो 65,000 और प्रीमियम और एंट्री ही तो हमें बता देगा। ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी 71,500 जो है बैंक का वैल्यू क्रेडिट हो रहा है। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद बैलेंस आना चाहिए 12,000, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसी तरीके से एडजस्ट करके किया है ताकि प्रेफरेंस शेयर इशू, इक्विटी शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके हमारे पास बैंक बैलेंस जो है 12,000 का होना चाहिए। देख लेते हैं, 31,000, 15,000 ऐड होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच के आया, 37,500 शेयर इशू करके आया, और उसमें से हम लोगों ने 71,500 पे कर दिया रिडीम करने के लिए, तो 12,000 ही बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12,000 लिखते हैं। नोट नंबर 3 से ये 12,000 आ गया। अब ये ऐड करके 3,57,000 आना चाहिए। तो 0,007,5, 3,57,000, ठीक है, आ रहा है। यहाँ पर बस ये एक पॉइंट देखना चाहिए था, किस तरीके से हम लोग 12,000 मेंटेन करके पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, ये 50 ही हम लोग का यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू भी है, इशू प्राइस भी है, क्योंकि अलग से कुछ बोला नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोगों ने पहले दिन कर लिया था। 7 आज स्टार्टिंग में मैंने करवाया।
और अभी हम लोग 8th नंबर वाला करेंगे, इलस्ट्रेशन 8। देखो इसमें क्या बोला है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up issued on 1/4/2001। बोल रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कंपनी के पास कैपिटल कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके। इक्विटी शेयर कितना इशू हुआ है, 20,000 10 रुपीज करके, तो 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख, और 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज करके यानी 1 लाख। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना इक्विटी शेयर कैपिटल और इतने वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस टूड, मतलब जो रिजर्व सरप्लस अभी तक किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिविडेंड वगैरह देने के लिए, उसमें क्या क्या है बता रहा है। जनरल रिजर्व में 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना प्रिंट मिस्टेक है, ये ऐसे होगा, ये दिखा देते हैं। अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये यहाँ से ब्रैकेट होगा यहाँ तक, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000, अब ये ब्रैकेट यहाँ से होगा ना कि यहाँ से, ये गलत दिया हुआ है। तो आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब फ्री रिजर्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टोटल 10,000 का है, जिसमें से 10,000 फ्री है, बाकी सॉरी 5,000 फ्री है, 5,000 फ्री नहीं है क्योंकि 5,000 नॉट फ्री बोला है। तो 10,000 में अगर 5,000 नॉट फ्री है तो फ्री कितना है, 5,000। अच्छा, अब फ्री और नॉट फ्री बताने का फायदा क्या है, अगर फ्री होगा तो हम लोग उसे सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर प्रीमियम रिडेम्पशन होगा तो उस पे यूज कर सकते हैं, तो वही बोला है। फिर यहाँ पर बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 2,000, कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 98,000, कैश है 98,000। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम में पे करना है, मतलब 100 इशू प्राइस था, रिडेम्पशन प्राइस हो जाएगा 110, ठीक है, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा देना है। And for the purpose of redemption, the director and are empowered to make fresh issue of equity share at par आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। बोल रहा है कि पहले जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस है यानी फ्री रिजर्व है, उसको यूटिलाइज करने के बाद अगर कुछ भी कम होगा तो उतने का फ्रेश इशू किया जाएगा, ऐसा डायरेक्टर ने सोच रखा है। मतलब पहले सीआरआर बनाएंगे, अगर सीआरआर से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फ्रेश इशू करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन द जनरल रिजर्व। लेकिन एक कंडीशन है कि 20,000 जो है जनरल रिजर्व में हमें रख देना पड़ेगा, मतलब जनरल रिजर्व पे पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, जितना है उसमें 20,000 जो है अनयूज्ड रखना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व था 80,000, 80 में से 60 ही यूज कर पाएंगे, 20 रखना पड़ेगा। एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, ये देखो बताए यूटिलाइज नहीं कर सकते। पास जर्नल इंटरेस्ट टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो हाउ, so also show how the relevant items will appear in balance sheet of the company after the redemption carried out। तो जर्नल एंट्री भी बना के देना है और साथ ही साथ हम लोग को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके देना है कि रिडेम्पशन के बाद का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। अच्छा, और कुछ बोला है नहीं, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो चलो इलस्ट्रेशन 8 यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे किसमें, सीआरआर में, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, अगर जरूरत होगा तो मैंने दोनों ही लिख लिया है क्योंकि दोनों होता है, या तो सिर्फ इससे काम हो जाता है या सिर्फ इससे या फिर दोनों से। तो यहाँ पर बोला है सीआरआर को यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इक्विटी शेयर का इशू करेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन जितना होगा वो ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है, प्रेफरेंस शेयर है 100 इज फुल्ली पेड, 8% कितना है 1,000, ठीक है, तो 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब सीआरआर में
हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व में हम लोग के पास है जनरल रिजर्व, लेकिन उसमें 60,000 ही यूज कर पाएंगे, 20,000 नहीं कर पाएंगे। तो फ्री रिजर्व में हम लोग क्या क्या यूज कर पाएंगे। फ्री रिजर्व में कंपनी के पास है जनरल रिजर्व, ठीक है, कितने का, 80,000 का, बट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे दिखाएं, यहाँ दिखा देते 20,000 कांट यूटिलाइज्ड। यहाँ पर लिख देते 20,000 जो है नॉट, शुड नॉट यूटिलाइज, शुड नॉट यूटिलाइज्ड। ये इतना हमें यूटिलाइज नहीं करना है, तो कितना यूटिलाइज कर सकेंगे, 60,000, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व का लिख लिया मैंने, और यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं पीएल। पीएल कितना यूज कर पाएंगे, पीएल जितना है पूरा यूज कर पाएंगे, 20,000। अच्छा, इसके बाद पीएल हो गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 नहीं यूज कर पाएंगे, 5,000 यूज कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये 5,000 यूज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, और ये तो कैश बोल रहा है, तो कैश तो फ्री रिजर्व नहीं है। आप देखते हैं रिजर्व हम लोग का कितना बन रहा है, 85,000 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया फ्री रिजर्व को समझने के लिए, कि 85,000 हम लोग के पास फ्री रिजर्व है, जिसको हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। 85 हो रहा है, हाँ 85 भी हो रहा है। अच्छा, पीएल का यहाँ पर कितना बोला था, पीएल बोला था, अच्छा यहाँ पीएल बोला है हम लोग को 20,000, लेकिन प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीएल से रिडेम्पशन जो होगा उसका अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा। सोचो, क्योंकि हम लोग देखो जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। 20,000 तो वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो 80,000 में से 60,000 पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जितना फ्री है उतना यूज कर रहे हैं। बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सीआरआर के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, एज वेल एज इसे हम लोग प्रीमियम रिडेम्पशन करने पे भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर प्रीमियम, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, तो प्रीमियम का पैसा भी तो मुझे रखना पड़ेगा। तो प्रीमियम का पैसा हम लोग कितना रखेंगे, प्रीमियम का हम लोग को जितना प्रीमियम होगा उतना रखना पड़ेगा। ये देख लो कितना होता है, 100 है, ये 10% प्रीमियम, यानी प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 10,000। तो यूटिलाइज फॉर प्रीमियम ये भी पूरा नहीं कर सकते, यूटिलाइज फॉर प्रीमियम, ठीक है, फॉर प्रीमियम। तो ये 10,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75,000। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कर दिया है। तो यहाँ पर सीआरआर में हम यहाँ लिख के दिखाएंगे क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लाइन बाय लाइन लिखा है। तो यहाँ पर देखो हम लोग जनरल रिजर्व में क्या जनरल रिजर्व को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। देखो जनरल रिजर्व यहाँ पर 80,000 माइनस 20,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर पीएल 20,000 में से 10,000 लेस कर देंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000, प्लस हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। अब चेक करते हैं ये कितना आ रहा है, ये सब कैलकुलेट करके आ रहा है 75,000। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया, 75,000 आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू 1 लाख। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू होगा 1 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू 25,000। तो फ्रेश इशू कंपनी को इक्विटी शेयर का करके 25,000 मिलना चाहिए, तब जाके ये रिडेम्पशन पॉसिबल होगा, ठीक है, तब जाके ये रिडेम्पशन पॉसिबल होगा। अच्छा, अब ये दिख नहीं रहा होगा ना, इसको ठीक से कर देते ताकि कभी भी अगर देखो तो इससे समझ में आ जाए, इधर जगह है तो ये समझाने के लिए जस्ट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर नहीं दिखेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर कर देते हैं जनरल रिजर्व, फिर यहाँ से लिख देते हैं 20,000
ये लेस कर देते हैं 60,000, ये है रेस्ट्रिक्टेड, ऐसे लिख देते हैं रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इतना यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लोज कर देते हैं, हम सबका अलग अलग दिखा देते हैं। पीएल का क्या हो रहा है, पीएल में है 20,000, इसमें से लेस करेंगे फॉर प्रीमियम रिडेम्पशन। प्रीमियम को राइट ऑफ या रिडीम कर, प्रीमियम का राइट ऑफ लिख दो, रिडेम्पशन लिखना जरूरी नहीं है। प्रीमियम का हम लोग लिख सकते हैं राइट ऑफ। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 10,000 चाहिए होगा, तो पीएल से हम लोग 10,000 ही यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये 10,000 है, इसमें से 5,000 रेस्ट्रिक्टेड है, तो 5,000 यूज कर सकते हैं। 5,000 ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये देखो ऐसे सर्कल कर देते हैं। ये यूज कर पाएंगे, 60,000 यूज कर सकते हैं, फिर ये 10,000 और ये 5,000, मतलब 75,000, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार लगा दिया समझने के लिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रीमियम में राइट ऑफ हो रहा है ना, तो हमें देख लेना चाहिए कि फ्री रिजर्व से प्रीमियम को भी तो यूज करना पड़ेगा, प्रीमियम का राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। अच्छा, अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। पता चल गया है कि कितना हम लोग को इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब सॉरी, इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन बोल रहे, कितना हम लोग को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। अब हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री कर लेंगे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना सारा शेयर इशू होगा। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू 25,000 तो हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में तो बोला कुछ है नहीं कि शेयर का, जो शेयर इशू हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग नॉर्मली 10 रुपीज का मानेंगे, ठीक है। तो ये 25,000 हो रहा है, तो इसका मतलब 25,000 ये दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला नहीं कितने का शेयर इशू होगा, तो हम लोग जो 10 रुपीज होता है इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेबल, उसी का यूज करेंगे। डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने सारे शेयर इशू हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 2,500, तो मैंने डायरेक्टली 25,000 से ही एंट्री पास कर दिया है। अच्छा, अब हम लोग सीआरआर बनाएंगे। शेयर इशू हो गया, अब हम लोग सीआरआर बना सकते हैं। सीआरआर में क्या क्या यूज होगा, जनरल रिजर्व 60,000, पीएल 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, पीएल अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 75,000। अच्छा, ये दो हो गया। अब हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर 8%, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, जो नॉमिनल वैल्यू है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, इसका 10%, यानी कि 10,000, क्वेश्चन में बता रखा है ना कि 10% प्रीमियम से पे। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000, 1,10,000। अच्छा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर पे कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, उसके पहले ये भी कर लेते हैं ना, जो प्रीमियम का रिडेम्पशन है वो कर लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पीएल से होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ कर लेंगे लॉस को, ये लॉस ही होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होगा 10,000। फिफ्थ नंबर पे कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख और प्रीमियम का 10,000, टोटल 1,10,000 हो गया। अब इसके साथ हम लोग को ये तो किया ही है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दिखाने के लिए बोला है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाना है आफ्टर द रिडेम्पशन, जो भी रिडेम्पशन होने के बाद है। तो बैलेंस शीट देखो, क्वेश्चन में तो किसी तरीके का बैलेंस शीट फॉर्मेट नहीं है, हम लोग के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट डेट। तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, ऐसे लिख दिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। क्यों एक्सट्रैक्ट? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन है उसी से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये क्योंकि एक डेटा सिर्फ दिखेगा, पूरा कंप्लीशन नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें लिखेंगे 1, लिख दिया मैंने। अब इसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो फॉर्मेट हमें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में फॉर्मेट हमें देगा ऐसा जरूरी नहीं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अच्छा, हम लोग के पास इतना ही बस लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन है, और तो किसी तरीके का लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये लिख सकते हैं। और एसेट में कैश का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये नोट नंबर कितना बन जाएगा? 3। ये नोट नंबर 3 बन जाएगा। यहाँ अमाउंट लिख लेंगे, नोट नंबर और अमाउंट। अब यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे, तो शेयर कैपिटल में कितना सारा शेयर कैपिटल है कंपनी के पास? पहले तो 20,000 शेयर कैपिटल था, और कंपनी ने इक्विटी का कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर तो चला गया, तो प्रेफरेंस शेयर का तो एंट्री कुछ होगा नहीं। इक्विटी शेयर और भी 25,000 का आया है, तो ये दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। 20,000 पहले से था, जो कि क्वेश्चन बता रहा है हमें, और नया शेयर इशू हुआ है 2,500 ऑफ ₹10 ईच। तो 22,500 इंटू 10, 22,500 इंटू 10, 2,25,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल बनेगा। 2,25,000 ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 2,25,000। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस का दिखाएंगे, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था 80,000, लेस कर देंगे रेस्ट्रिक्टेड 20,000 था, तो बचा कितना यहाँ पर जनरल रिजर्व का 60,000। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज, नहीं पीएल, पीएल भी तो लिखना, जनरल रिजर्व के बाद पीएल था, एक एक करके लिखते नहीं तो छूट जाएगा। पीएल, तो पीएल था 20,000, लेस करेंगे यूटिलाइज्ड इन सीआरआर, सीआरआर में कितना यूटिलाइज हुआ है 10,000, और बाकी यूटिलाइज्ड हुआ है इन प्रीमियम राइट ऑफ, इन प्रीमियम राइट ऑफ, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 10,000 का यूज हुआ है, तो इसका मतलब पीएल का बैलेंस 0 हो चुका है। ठीक है, अच्छा पीएल के बाद कौन सा आइटम था, पीएल के बाद था इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये था 10,000, लेस कर देंगे रेस्ट्रिक्टेड जितना था, रेस्ट्रिक्टेड था 5,000, तो यूटिलाइज हुआ है 5,000, एक्चुअली यूटिलाइज माइनस करने के बाद हम लोग को लिखना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, ये तो यूटिलाइज हो चुका ना। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखो ये लिखने का तरीका गलत हो गया ना, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड 20,000 लिखा है मैंने, तो बैलेंस में 60 आ गया, लेकिन एक्चुअली 60 यूज करेंगे और जो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है वो वहां दिखना चाहिए, तो फिर इसको लिखना पड़ेगा यूटिलाइज्ड इन सीआरआर, सीआरआर में यूटिलाइज किया हम लोगों ने 60,000, क्योंकि बाकी रेस्ट्रिक्टेड था, यानी जो 20,000 है वो मेरा यहाँ पर दिखना चाहिए, पीएल का कुछ भी नहीं बचा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 था, यूटिलाइज्ड इन सीआरआर, सीआरआर में यूज किया गया है 5,000, ठीक है, तो बाकी बचा 5,000 यहाँ पर दिखेगा, जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिखेगा, ये 20,000 होगा, 20,000 और 5,000 हो गया। अच्छा इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा 2,000 है, यहाँ पर लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये पूरा 2,000 ही पड़ा हुआ है, और सीआरआर, सीआरआर जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसका अमाउंट 75,000, टोटल करते 75 और 2 76, 76 और यहाँ पर हो गया 76 और 5 मतलब 81, 81 और 20, 1 लाख, 1 लाख कितना आ रहा है 25, ये तो 25 हो रहा है, 25 और 75 कितना हो जाएगा 1,02,000, हाँ 1,02,000 आ रहा है, ये अमाउंट हम लोग का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 1,02,000, ये रिजर्व सरप्लस बन गया। अब नेक्स्ट नोट बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश कितना था, ये देखो इनके पास 98,000 कैश था, तो ओपनिंग बैलेंस 98,000। अच्छा इसके बाद क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो देखने से ही पता चलेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कैश का एंट्री हुआ इक्विटी शेयर इशू करके, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करके 25,000 मिला, और पेमेंट किया गया प्रेफरेंस शेयर, इसके अलावा देखो कोई कैश बैंक का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, यहाँ पर पेमेंट हुआ 1,10,000, लेस हो जाएगा पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000, तो देखते हैं कितना आएगा 98,000 प्लस 25,000 माइनस 1,10,000,
13,000 जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, इसको अभी हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 13,000, इसीलिए एक्सट्रैक्ट है। देखो एसेट साइड में इतना दिख रहा है, जबकि लाइबिलिटी साइड में टोटल करेंगे तो उससे ज्यादा दिखेगा। मतलब एक्चुअली टोटल करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सारे डिटेल्स है नहीं, तो टोटल करने से दोनों साइड मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन था उसी से जस्ट लिख देना है। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं था 8th नंबर में। इलास्ट्रेशन 9, देखो उसमें क्या बोला है। The balance sheet of XYZ Limited as at 31st March 2001 inter alia includes the following information: 50,000, 8% preference shares of 100 each। अच्छा, उसके बाद 70 पेड अप। अब देखो यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो अगर आगे जाके कोई रिडेम्पशन होगा तो 30 रुपीज पहले हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, तभी रिडेम्पशन पॉसिबल है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है। सीआरआर पहले से क्रिएट है। अब ये पहले से क्रिएट क्यों हुआ होगा? पहले कोई रिडेम्पशन हुआ होगा और लॉ के साथ एडपन होने के लिए रिडेम्पशन के लिए जो सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है वो किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लो कि प्रेफरेंस शेयर पहले अगर रिडीम हुआ है तो सीआरआर उस वजह से क्रिएटेड है। जनरल रिजर्व 50 लाख है, बैंक है 15 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है अंडर द टर्म्स देयर इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31st मार्च 2002। अच्छा, 31st मार्च 2002 को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना पड़ेगा, वो भी 5% प्रीमियम के साथ, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन करना है तो पैसे का जरूरत होगा। द कंपनी मेक्स ए राइट्स इशू ऑफ 50,000, कंपनी ने राइट इशू किया है 50,000 का। इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज at 110 per share, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and the balance on 1st Jan 2003। बोल रहा है कि पैसे का जुगाड़ कंपनी ने कैसे किया। कंपनी ने पहले राइट इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर, जो 100 ईच है, लेकिन 110 पे किया है, मतलब प्रीमियम पे किया है। और पैसा कैसे रिसीव हुआ है? सबसे पहले एप्लीकेशन का 20, उसके बाद प्रीमियम मिला के अलॉटमेंट का 35। तो प्रीमियम तो 10 रुपीज है, तो इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम और 25 का पर वैल्यू इंक्लूडेड है। ये एप्लीकेशन का पैसा है, ये अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है। प्रीमियम 10 रुपीज है, हमें पता है। ये देखो 100 का शेयर 110 है, तो प्रीमियम कितना आ रहा है? दोनों का गैप, प्रीमियम हो गया हम लोग का 10 रुपीज, तो 35 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो ये प्रीमियम का अमाउंट और ये नॉर्मल वैल्यू। टोटल 110 होना चाहिए, क्योंकि 110 विथ प्रीमियम है। यहाँ हम लोग प्रीमियम लिख चुके हैं। बोल रहे कि 20 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1st Jan 2003। तो बैलेंस कितना हो रहा है? ये तो हो गया 55, और भी 55 बैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस अमाउंट कब मिलेगा? 1st Jan 2003 को, जबकि रिडेम्पशन होने वाला है 31st मार्च 2002 को। मतलब रिडेम्पशन का कंप्लीशन होने के बाद बाकी 55 मिलेगा। मतलब हम लोगों का शेयर इशू करके जो सपोर्ट है पैसे का, वो बस इतने अमाउंट से ही मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि 1st Jan 2003 को बाकी 55 रुपीज का हमें जो है कैश रिसीव होने वाला है। मतलब जो बाकी बैलेंस अमाउंट का कॉल इसके बाद ही होगा। इसका मतलब जो पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है वो सिर्फ 20 प्लस 35, इतने का ही यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। उसमें भी देखना पड़ेगा, ये प्रीमियम है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू जो किया गया था वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दे दिया। अलॉटमेंट कर दिया है शेयर का 1st मार्च 2002 को। The money due on allotment were duly received by 31st March 2002। 31st March 2002 को अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल चुका है। द प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 55 जो मैंने लिखवाया था लास्ट दिन नोट में, उसके हिसाब से कंपनी ने सारा रूल्स फॉलो करके ही जो है रिडेम्पशन किया हुआ है। अब हमें क्या करने बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2002 विथ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एज ऑन 31st December 2001। मतलब हम लोग को जर्नल एंट्री तो पास करना ही है, फिर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना के देना है 31st March 2002 का, मतलब आफ्टर रिडेम्पशन, एज वेल एज 31st December 2001 का भी हम लोग को बना के देना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो फिर हम लोग को 31st March 2001 का भी बना के देना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसके बाद और कुछ नहीं बोला है, अब हम लोग इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 यहाँ पर लिखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडीम करना है। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए देखो, रिडेम्पशन के पहले इसे फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। पार्टली पेड अप है, 100 रुपीज का शेयर है, 70 पेड अप है, तो 30 कॉल कर सकते हैं, तो पहले 30 रुपीज का कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने का एंट्री क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे फाइनल कॉल का एंट्री होता है तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 8% वाला है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बोला नहीं है कि ये फाइनल कॉल ही है, लेकिन लास्ट कॉल को फाइनल कॉल बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके बाद तो और कोई कॉल हो नहीं सकता है इस शेयर्स पे, क्योंकि हम लोग जो 30 रुपीज बाकी है पूरा ही कॉल कर रहे हैं। तो 30 रुपीज का कॉल करना पड़ेगा। कितने सारे शेयर्स है उतने पे, 50,000 शेयर्स पे। तो ये हो जाएगा 15 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 लाख। ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों ने क्या कर दिया है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल जो है कॉल कर दिया है, ठीक है। अब पैसा जब मिलेगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये ड्यू एंट्री है। टू, ये वाला रिवर्स हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हम लोगों ने किया और फाइनल कॉल का पैसा जब मिल गया उसका हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दिया। इसका ना कोई डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने भी डेट नहीं लिखा है। अच्छा, इसके बाद इक्विटी शेयर इशू हुआ है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको फुल्ली पेड अप बना लिया। अब इक्विटी शेयर इशू हुआ है, उसमें पार्ट पार्ट करके पैसा मिलेगा। जैसे कि पहले मिलेगा एप्लीकेशन का यहाँ पर 20 रुपीज, उसके बाद 35 अलॉटमेंट का। तो इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कितना मिलेगा, कितना इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, 50,000। क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, तो 50,000 इंटू 20 यानी 10 लाख। फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 31st March 2002 at 5% premium in order to finance the redemption, company makes right issue, 20 being payable on application, 35 on allotment, and the balance on 1st Jan 2003. The issue was fully subscribed and allotment made on 1st March 2002. अच्छा, इसमें भी कोई डेट नहीं दिया है कि हम डेट लिखे, एप्लीकेशन का allotment का लिख सकते हैं। allotment का पैसा जब मिल रहा है उसके बारे में बताए, तो allotment का पहले ड्यू एंट्री होता है। तो इक्विटी शेयर allotment अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, प्रीमियम का है 35, 35 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम है 10 रुपीज, तो प्रीमियम का एंट्री 10 रुपीज से होगा। कैपिटल का एंट्री हम लोग का हो जाएगा 25 रुपीज से। तो यहाँ पर 35 इंटू 50,000, तो 17,50,000 होगा ये टोटल। ये हो गया 50,000, ये हो गया 12,50,000, और ये 5 लाख होगा। हाँ, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10, 5 लाख। तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हो गया। अब जब पैसा मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, कितना मिलेगा? 17,50,000। ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा 17,50,000। अच्छा, शेयर इशू हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ सीआरआर क्रिएट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नया सीआरआर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो प्रीवियसली जो रिडेम्पशन हुआ था तो उसके लिए सीआरआर क्रिएट था। इस बार जितने का रिडेम्पशन होगा उतने का सीआरआर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिडेम्पशन कितने का होगा? रिडेम्पशन होगा 50,000 इंटू, ये देखो 50,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू तो 100 है, यानी 50,000 और 00, मतलब 50 लाख का रिडम्पशन होगा। तो 50 लाख का सीआरआर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन पूरा तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने शेयर इशू किया है। शेयर इशू करके जो पैसा मिल रहा है वो माइनस करने से पता चल जाएगा कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीआरआर का क्रिएशन कितना होगा वो इस बार मैंने यहाँ पर किया नहीं ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर दिखा दे, यहाँ पर बन जाएगा वर्किंग नोट करके। कितना सीआरआर होगा? तो सीआरआर प्लस यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हुआ 50 लाख। कैसे 50 लाख? 50,000 इंटू 100, 50 लाख। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हुआ? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कितना हो रहा है? 10 लाख और 17 लाख, 27 लाख, ये दोनों मिला के 27,50,000। यहाँ पर लिखते हैं 27,50,000। तो सीआरआर कितने का बनेगा? तो सीआरआर इक्वल टू हो जाएगा 50 लाख माइनस 27,50,000। अच्छा, तो ये यहाँ पर आ रहा है। ओ, लेकिन एक चीज तो देखना पड़ेगा ना कि हमें यहाँ प्रोसीड्स लेना है। तो प्रोसीड्स का मतलब होता है इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर तो कोई प्रीमियम था नहीं, लेकिन यहाँ तो प्रीमियम था ना। ये 17,50,000 में प्रीमियम था, तो हम लोग को प्रोसीड्स लेना है। तो यहाँ 25 और यहाँ 20 ऐसे लेना पड़ेगा, विदाउट प्रीमियम लेना है फ्रेश इशू का। तो 10 लाख और 12,50,000 लेना पड़ेगा, यानी 22,50,000 लेना पड़ेगा। ये गलत हो जा रहा था। देखो हम लोग को प्रोसीड्स मतलब क्या लेना होता है? प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और फ्रेश, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो देखो यहाँ पर इशू प्राइस कितना था? इशू प्राइस था 110 विथ प्रीमियम, और नॉमिनल वैल्यू कितना था? 100। अब हम लोग 100 से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूरा 100 तो इस साल मिल नहीं रहा है, रिडम्पशन के बाद बाकी अमाउंट मिलेगा। तो अभी इस हमने मिल कितना रहा है? 20 रुपीज मिल रहा है और 35 मिल रहा है, लेकिन इस 35 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम के अलावा बाकी अमाउंट हो रहा है 25, यानी प्रोसीड्स में ये दो अमाउंट आएगा, 20 और 25। ठीक है, क्योंकि हमें 100 लेना है। 100 कैसे बनेगा? 100 का मतलब है विदाउट प्रीमियम वैल्यू। विदाउट प्रीमियम में बस दो ही चीज हमें मिल रहा है। तो वो दो अमाउंट क्या क्या हो जाएगा? वो दो अमाउंट हम लोग का हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्लीकेशन का 20, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का हमें लेना पड़ेगा 35 माइनस 10, यानी कि 25। ठीक है, अब इसको इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो तो कांस्टेंट है 50,000, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितना शेयर इशू हुआ है, सॉरी जितना शेयर इशू हुआ है, हाँ 50,000 इशू हुआ है, ठीक बोला है मैंने, 50,000 इशू हुआ है। तो उससे मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा, जो कि एंट्री किया हुआ, तो उससे देख के हम लोग लिख सकते हैं। तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा 50 लाख माइनस 22,50,000, यानी कि 27,50,000। ठीक है, 27,50,000 इतना सीआरआर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीआरआर का एंट्री कर सकते हैं। अब तो सीआरआर के लिए 22 लाख। अब देखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो यूज नहीं कर पाएंगे सीआरआर में। जनरल रिजर्व 50 लाख है, 50 लाख आराम से यूज कर सकते हैं 27,50,000 के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 27,50,000, कितने का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब जो है प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर का एंट्री कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर को रीडीम करेंगे तो उसका एंट्री कर लेते हैं। तो 8%
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? 50 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्रीमियम बोला है यहाँ पर, प्रीमियम 5%। ठीक है, 5% प्रीमियम में राइट ऑफ होगा, तो 5% मतलब इसका 5% निकाल सकते हैं। 50 लाख का 5% 2,50,000 हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 100 रुपीज का 50% देख लो। 5%, 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज होता है, तो 5 × 50,000 2,50,000 हो जाएगा। 5 × 50,000 भी करोगे तो भी आंसर आएगा। अगर इसका 10% कर देते हो तो भी बात एक ही है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? 52,50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 52,50,000। अच्छा, अब ये तो पे कर दिया, अब प्रीमियम को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है हम लोग का 2,50,000। क्या 2,50,000 हमारे पास अवेलेबल है जनरल रिजर्व में? क्योंकि बाकी तो कुछ यूटिलाइजेबल नहीं है प्रीमियम को रिडीम करने के लिए। तो जनरल रिजर्व में 50 लाख था, जिसमें से हम लोगों ने 27,50,000 यूज कर लिया। तो बचा कितना है, चेक करके देखते हैं। बचा हुआ है 22,50,000। उसमें से आराम से हम लोग 2,50,000 का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,50,000। 2,50,000 प्रीमियम रिडेम्पशन का हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। बस, और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को बैलेंस शीट बना के देना है, लेकिन 2 साल का। ठीक है, मतलब 2 टाइम पीरियड का दिखाना है। एक तो हम लोग को बैलेंस शीट दिखाने के लिए बोला है 31 मार्च 2002, और एक बोला है 31 दिसंबर 2001 का। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट लिखते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। एक तो हो जाएगा ऐसे 31 मार्च 2002 का अमाउंट कॉलम, और दूसरा हो जाएगा 31 दिसंबर 2001 का अमाउंट कॉलम, और इसके बेसिस पे हमें बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो फॉर्मेट होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ जगह नहीं है लिखने का, पीछे ही लिखना पड़ेगा। एसेट्स, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 31 मार्च 2002, 31 दिसंबर 2001। अच्छा, अब नोट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, 2 कॉलम करके नोट्स भी बनाएंगे। एक तो बनेगा 31 मार्च 2002 का, और दूसरा कॉलम बनाएंगे 31 दिसंबर 2001 का। अच्छा, पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप।
तो 31 दिसंबर 2001 पहले आया हुआ है, तो 31 दिसंबर 2001 को कितना था, वो अमाउंट हम लोग का हो जाएगा, ये देखो 1 लाख इक्विटी शेयर था। अगर हम लोग इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करें, 1 लाख इक्विटी शेयर इतने का था, ठीक है। अच्छा, और जब हम लोग का रिडेम्पशन हो गया, ये देखो हम दो, एक बार एक काम करते हैं, एक बार हम इसके बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे मतलब 31 दिसंबर 2001 में क्या कंडीशन था। 31 दिसंबर 2001 में इक्विटी शेयर था 1 लाख इक्विटी शेयर, 100 इज फुल्ली पेड। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 फुल्ली पेड, और ये अमाउंट रहा 1 करोड़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 31 दिसंबर 2001 में प्रेफरेंस शेयर भी था, तो प्रेफरेंस शेयर कितना था, 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ऐसे लिखेंगे 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80, सॉरी 70 कॉल्ड अप, 70 था, 70 कॉल्ड अप, तो 70 इंटू 50 मतलब 35 लाख, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस शीट में दिख भी रहा है। और जैसे ही रिडेम्पशन हो गया 31 मार्च 2002 में क्या कंडीशन रहा, 31 मार्च 2002 में ये इक्विटी शेयर था, मतलब ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर नहीं रहा क्योंकि रिडेम्पशन हो चुका था, बदले में इक्विटी शेयर आया। रिडेम्पशन हुआ जब 31 दिसंबर के बाद, रिडेम्पशन के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो हुए उसमें कुछ इक्विटी शेयर इशू किया गया, और वो कितना इक्विटी शेयर था, वो था 50,000, ये देखो 50,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, तो उसका हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और कितना पेड अप है, ₹45 पेड अप। कैसे 45 पेड अप, 20 एप्लीकेशन का, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोगों ने किया भी ना, 20 एप्लीकेशन और 35 जो है ये हम लोगों का अलॉटमेंट का है, तो 25, 20 प्लस 35 कितना होता है 55। लेकिन ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैपिटल, कैपिटल में तो प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के रिजर्व सरप्लस में आएगा, तो यहाँ पर 45 रुपीज से एंट्री करना पड़ेगा 50,000 का, तो 50 इंटू 45, तो ये हो जाएगा हम लोग का, कितना होगा 50, मतलब 45 इंटू 5 करके देख लेते हैं, 225 हो रहा है, 22,50,000, 22,50,000, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2001 है, तब इक्विटी शेयर था, प्रेफरेंस शेयर जो है फुल्ली पेड अप नहीं था। रिडम्पशन होने के बाद प्रेफरेंस शेयर हट गया बैलेंस शीट से, तो ये यहाँ पर खाली कर दिया, नया इक्विटी शेयर इशू हुआ, ये तो तब इशू नहीं हुआ था, ये दिसंबर के बाद का बात है। यहाँ पर ये वाला जो है ये पहले भी था अभी भी है, अब दोनों का टोटल कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,22,50,000, और यहाँ पर हो जाएगा 1,35,00,000, ठीक है। अच्छा, ये दो अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स का नोट्स नंबर 1 बना के शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट हम लोग लिख देंगे, 1,22,50,000 और 1,35,00,000, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2 हो जाएगा, नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस। इसी तरीके से 31 मार्च 2002 और 31 दिसंबर 2001। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, तो ये लिख लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले इसको बनाएंगे हम, 5 लाख था, एक्चुअली ये तो दिया हुआ ही है ना दिसंबर का ही, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, CRR 20 लाख यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
सीआरआर पहले से था, सीआरआर है यहाँ पर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया 20 लाख, पहले से था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनरल रिजर्व 50 लाख, जनरल रिजर्व 50 लाख। अच्छा, इधर अगर टोटल करें 50, 60, 70, 75 लाख आ जाएगा। यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो 75 लाख आ जाएगा। अच्छा, और इधर अगर लिखे तो कितना कितना लिखेंगे, अगर हम लोग इस साल का दिखाए तो कितना दिखाएंगे, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है रिडेम्पशन के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ है, देखो कितना, ये रहा 5 लाख। और ये जो 5 लाख था ये भी तो एज इट इज ही है, 31 दिसंबर वाला जो 5 लाख है ये तो पड़ा हुआ ही है, तो ये 5 लाख तो था ही, प्लस और 5 लाख आ गया, यानी कि 10 लाख, 10 लाख सिक्योरिटीज के लिए। सीआरआर का अगर देखें तो सीआरआर पहले से तो था ही 20 लाख, प्लस और सीआरआर बना है, सीआरआर बना है इस बार 27,50,000, 27,50,000, यानी ये कितना हो जाएगा, सीआरआर हो जाएगा 47,50,000, 47,50,000। और जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व कुछ यूटिलाइज हुआ है, तो जनरल रिजर्व था 50 लाख का, यहाँ देखते हैं, एंट्री देखने से ही पता चलेगा जनरल रिजर्व कितना यूज हुआ है। जनरल रिजर्व ये रहा 27,50,000, 27,50,000 और 2,50,000, 27,50,000 और 2,50,000, 50 लाख था, 27,50,000 और 2,50,000, इतने का जनरल रिजर्व यूटिलाइज हुआ है। तो 50 लाख माइनस 27,50,000 माइनस 2,50,000, 20 लाख, प्लस 47,50,000 प्लस 10 लाख, 77,50,000, 77,50,000, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर करना चाहो तो जनरल रिजर्व को अलग से नीचे वर्किंग नोट बना के फिर यहाँ पर डायरेक्ट 20 लाख हम लोग दे सकते हैं। तो 77,50,000 और 75 लाख इसको लिख लेते हैं, 77,50,000 और 75 लाख, ये बन गया। अच्छा, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भी 2 ईयर का बनेगा, 31 मार्च 2002, 31 दिसंबर 2001। अच्छा, तो कैश तो हम लोग को 31 दिसंबर का दे ही रखा है, बैंक बैलेंस 15 लाख, बैंक 15 लाख। अब इसमें कितना लिखेंगे, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 15 लाख तो ये भी आ जाएगा एज ए ओपनिंग बैलेंस, ये था। और प्लस माइनस करके देखते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले 15 लाख आया फाइनल कॉल का, 15 लाख प्लस 10 लाख, 15 लाख प्लस 10 लाख प्लस 17,50,000 लिख लेते हैं, 15 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस, ये वाला, ये शेयर इशू करके, सॉरी फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर का मिला। उसके बाद ये इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन मनी दैट इज 10 लाख। उसके बाद जो है इसका अलॉटमेंट मनी 17,50,000, ये ऐड होगा और लेस हो जाएगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया गया 52,50,000। अच्छा, ऐड होगा 17,50,000, लेस होगा 52,50,000, 17,50,000 और 52,50,000, 17,50,000 और 52,50,000। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं,
50 लाख और 50 लाख 30 40 लाख माइनस 52 लाख 50,000 प्लस 17 लाख 50,000 5 लाख आ रहा है। ओवरऑल बैलेंस बच रहा है यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर बच रहा है 15 लाख। 5 लाख और 15 लाख, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 5 लाख और यहाँ लिख देंगे 15 लाख। एक्चुअली 31 दिसंबर वाला तो बना के दिया हुआ ही है, फिर से इसको मतलब बताया है ताकि हम लोग अगर नहीं शो करते तो उसमें हमारा मार्क्स कट जाएगा ना। मतलब ये समझना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के साथ दिखाना है कि 31 दिसंबर में कैसा था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है, उसी को हमें दिखाना है प्रेजेंटेशन के साथ। और आफ्टर रिडम्पशन क्या हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 9th नंबर। अब यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन 9th का ही जो है इलाबोरेटिव पार्ट है। बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9 above and further assuming that the preferential shareholders holding 2000 shares fail to make their payment for the final call made under section 55। अच्छा, सेक्शन 55 में बोला है ना कि जब तक सारे शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप नहीं हो जाएंगे प्रेफरेंशियल रिडीम नहीं कर सकते। अब बोल रहा है 2000 शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे हैं तो फिर किस तरीके से जर्नल एंट्री होगा, इसके लिए बोला है। मतलब 9th नंबर का क्वेश्चन का ही जो है तो, मतलब अलग पार्ट, मतलब केस 2 बोल सकते हो, उस हिसाब से किया हुआ है। तो ये 10th वाला ही लास्ट क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर देखते कितने सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बस ये 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये 3 क्वेश्चंस जो लगभग सेम ही होगा पहले जैसे हम लोगों ने किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो इलास्ट्रेशन 10 है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।